पाकिस्तान के लोग बाग हमारे रेडियो सेट पर आकर गालियाँ सुनाते थे कि अब हम उनकी उंगलियां तोड़ रहे हैं और अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। टाइगर हिल पर भी कि कहाँ पर दुश्मन कितना तादाद में बैठा हुआ ये भी हमको नहीं पता। जवान ऊपर चढ़ते थे, 2 कदम ऊपर चढ़ते थे तो 4 कदम नीचे फिसल जाते थे, बर्फ में खून खौल उठता था। 26 जुलाई सन 1999 ये वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ते हुए दुर्गम पहाड़ियों में जीत हासिल की थी। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ कारगिल युद्ध की। वैसे इस युद्ध से जुड़ी कई बातें आप सबने सुनी होंगी, लेकिन आज 25 साल बाद हम कुछ ऐसी ऐतिहासिक बात जानेंगे जो आपने ना कहीं पढ़ी होंगी और ना कहीं सुनी होंगी। ऐसी ही ऐतिहासिक बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं कारगिल युद्ध में मौजूद कर्नल सतीश त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं जी मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ऐसे दिन बुलाया कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, तो मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कुछ लोग मानते हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर है, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आपको क्या लगता है कि कारगिल युद्ध जो हुआ ये किस कारण की वजह से हुआ? देखिए, ये कहना तो गलत है कि सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर या किसी और वजह से कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध होने का कारण तो पाकिस्तान की तरफ से था। जी बिल्कुल। इंटेलिजेंस फेलियर थोड़ा बहुत हुआ, जो कोऑर्डिनेशन था नहीं हुआ ठीक तरीके से, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो उनको 1971 की मार थी। साथ में ऐसा सुना जाता है कि जनरल मुशर्रफ तब ब्रिगेडियर थे जब 1984 में भारत ने सियाचिन को कैप्चर किया था। हाँ जी। तो एक ब्रिगेड कमांडर को उस टाइम की अपनी असफलता को छुपाने के लिए जब वो आर्मी चीफ बने, बिल्कुल, तो उन्होंने एक अपना मुद्दा रखा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मैं भी यहाँ से इनकी ज़मीन वापस ले लूं। ओके। और जैसा पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये सिर्फ जो जगह खाली थी बहुत दिनों से देखते आ रहे थे, हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत उसमें बैठ जाएंगे और वो आगे बढ़ते गए, किसी ने देखा नहीं। तो और हमारा इरादा और कुछ नहीं था, लेकिन उनका इरादा जो साफ नज़र आ रहा था वो ये था कि वो जो हमारी सप्लाई लाइन थी श्रीनगर से लेह के लिए, नेशनल हाईवे 1 डेल्टा आई थिंक, तो उसके ऊपर जाके उसके ऊपर मूवमेंट को रोकना। तो ये कारण थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हुई। इसका कोई संबंध आपके लाहौर डिक्लेरेशन से नहीं था। हाँ, मेरा सवाल वही था आपसे कि क्या, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10 दिन पहले लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद एकदम से ये हो गया, तो कुछ ऐसा है कि कुछ इनका मतलब हो, कनेक्शन हो दोनों का? नहीं, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और हमारे तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में दोनों में आपस में बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ से बड़े खुश लौटे थे। लेकिन वो बस डिप्लोमेसी के तुरंत बाद ही हमें पता लगा कि ये लोग तो वहाँ पर कब्जा किए बैठे हैं। और जैसा कि अभी पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि हमारे से कुछ गलती हुई, हमने हिंदुस्तान को धोखा दिया। तो जहाँ तक भी जितना भी मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, समझा है, और मैं अमेरिका भी एक किसी कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पाकिस्तान की तरफ से भी लोग बाग आए हुए थे, तो उन सब से भी बातचीत में ये पता लगता था, साफ जाहिर होता था कि नवाज शरीफ जी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उनको एक तरीके से उनको भी धोखा दिया। तो इसका ना तो लाहौर डिक्लेरेशन से कोई असर है और ना ही किसी भी प्रकार से और कोई ऐसी बात है। सिर्फ ये इनके ईगो की प्रॉब्लम है
जो मिस्टर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के तरफ से थी। इसी वजह से ये युद्ध हुआ। जी। मेरा अगला सवाल ये है सर कि कारगिल युद्ध की जब भी बातें होती है तो कुछ छोटी छोटी बैटल्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा बात होती है, जैसे टाइगर हिल बैटल हो गई या फिर तोलोलिंग बैटल हो गई। तो इन सब के जो ज्योग्राफिकल रीजन थे, अगर उसके बारे में आप थोड़ा हमें इलैबोरेट कर दें। एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा, क्योंकि ये जगह ऐसी है जिसको देखकर मैं वहाँ जब था तो एक इजरायली जर्नलिस्ट वहाँ पर आया हुआ था, जो कि वहाँ की इजरायली फ़ौज में भी, वो तो हर एक आदमी उनमें से फ़ौज में काम करता है, तो उसने देखकर कहा था कि इस तरीके की लड़ाई जो है, इतनी ऊंची लड़ाई हम जो है हम भी नहीं लड़ सकते। ओके। जो जैसे कि इजरायली सेना को भी, बिल्कुल सर। तो एक बहुत बड़ी बात उसने कही। और भारतीय सेना का मैं बहुत ही उनकी तारीफ़ करता हूँ कि इतनी अच्छी जो है इस तरीके से यहाँ पर, उसके बावजूद इतनी ऊंचाइयों पर भारत की सेना चढ़े जा रही है। जहाँ तक सवाल है कि वहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था, तो आप जब श्रीनगर से जाते हैं तो सोनम जोजिला के पास को पार करने के बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पर हर तरीके का जो भी ग्रीनरी है वो गुम है, वहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है। जोजिला पास से पहले ग्रीनरी है, उसके तुरंत बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल डेजर्ट है, माउंटेन डेजर्ट है। तो उस और सबसे पहले आपको फिर द्रास में पहुंचते हैं। तो द्रास एक ऐसी जगह है जो दुनिया का नंबर दूसरा स्थान है, सबसे ठंडी जगह साइबेरिया के बाद में। वहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री पहुंच जाता है। मैं इसलिए इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली मेरी पोस्टिंग आर्मी में आने के बाद में कारगिल में हुई थी, जो 1975-76 की बात है। और मैंने खुद इसको महसूस किया कि इतनी कड़ाके की सर्दी कि आप यहाँ 50 डिग्री प्लस पे रहते हैं और वहाँ 50 डिग्री माइनस पे आपको अगर हैं, तो अगर आपने उंगली बाहर निकाल दी और तो वो उंगली जम जाएगी आपकी। सर बहुत मुश्किल है। तो ऊंचाई बहुत है, जगह उबड़ खाबड़ है, आप चल नहीं सकते हैं, रास्ते नहीं हैं, और 16,000 से ऊपर ही ऊपर यहाँ पर चोटियाँ हैं। तो इनको द्रास के बाद में फिर आता है आपका, द्रास में ही मेन है टोलोलिंग, जो कि बिल्कुल द्रास से लगता हुआ है, हाईवे के ठीक ऊपर है। और वो एक लेज के ऊपर फिर पीछे पाकिस्तान के जितने सैनिक थे वो लगे हुए थे। और इसके बीच में थोड़ा आगे तकरीबन हाईवे से LOC की तरफ जब हम जाते हैं तो टाइगर हिल है। टाइगर हिल तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टाइगर हिल लेकिन बहुत ही इम्पोजिंग एक फीचर है, और क्योंकि ये हाईवे से नज़र आता है तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और यहाँ तक कि लड़ाई का सारा रुख ही बदली हो गया। पहले लड़ाई शुरू हुई बटालिक में, लेकिन ज़्यादा जोर या तवज्जो दी गई वो कारगिल क्षेत्र में, द्रास में, जहाँ पर टाइगर हिल और टोलोलिंग। पहले लड़ाई यहाँ जीती गई, उसके बाद दूसरी जगह पर हम लोगों ने उसके ऊपर अपना ध्यान दिया। जी। अब अगर सर तोलोलिंग लड़ाई की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इस पे जो ऑपरेशन विजय में थी, ये सबसे अहम जीत थी, जिसके बाद भारतीय सेना का जो अभियान था वो तेज़ हो गया। इसके बारे में, इस जो बैटल है इसके बारे में कुछ बताइए। ऑपरेशन विजय का टोलोलिंग के बारे में जी। इसी शुरू में सबसे पहले क्या हुआ कि जब हमें पता चला कि यहाँ पर दुश्मन मौजूद है, तो टोलोलिंग पर दुश्मन मौजूद है, उसके पीछे कहाँ है वो अभी तक पूरा उसका ज्ञान, इन्फॉर्मेशन नहीं था। और साथ ही टाइगर हिल पर भी कि कहाँ पर दुश्मन कितना तादाद में बैठा हुआ, ये भी हमको नहीं पता था। तो सबसे पहले ऑपरेशन जो लॉन्च करने थे वो, क्योंकि ये हमारे सोच थी कि अगर हम पीछे से आते हैं और इनको पहले पीछे से हमला करते हैं आगे की तरफ, तो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि रास्ते नहीं थे, जगह नहीं थी, कुछ पता नहीं था
इंफॉर्मेशन की कमी थी और कम तादाद में ट्रूप्स अवेलेबल थे। शुरू में जितने भी हमारे जवान थे वो तब बटालियंस थी वो तब कम थी शुरू में, पहले टाइम में। तो जो बटालियन आई उनको सबसे पहले जो सबसे नज़दीक जगह है उसके ऊपर हमला करने के लिए बोल दिया गया। तो उसमें टोलो लिंक सबसे पहले नज़दीक में आता है। तो टोलो लिंक के ऊपर अब 3 या 4 मई के आसपास से हमें कुछ पता लगना शुरू हुआ। 10, 11, 12 मई के आसपास हमें पता लगा टोलो लिंक के ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और लेकिन 29 तारीख तक या 30 तारीख तक, बल्कि जून के पहले हफ्ते तक ऐसा लगा कि हम तब तक उस पर हमला नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारी कुछ तैयारी पूरी हो। तो हमने जितने भी हमले किए वो हमारे नाकाम रहे। पहले 2 या 3 जो हमने अटैक किया टोलो लिंक के ऊपर, हमें भारी नुकसान हुआ। और हमें लोग बाग जवान ऊपर चढ़ते थे, 2 कदम ऊपर चढ़ते थे तो 4 कदम नीचे फिसल जाते थे बर्फ में। टेरेन काफ़ी मुश्किल रही। टेरेन काफ़ी मुश्किल था। तो क्योंकि और वो शुरू में तैयार भी नहीं थे, सो उनको लड़ने में तो पहली हमारी जीत हुई 10 या 12 जून को, जहाँ तक मुझे ठीक से याद है। 12 जून को हमें सबसे पहला अटैक हमारा टोलो लिंक के ऊपर सब सक्सेसफुल हुआ। ये हमारा तीसरा या चौथा एक अटैक जिसको आप कह सकते हैं वो था। पहले 2-3 अटैक जो थे वो पूरे नहीं थे, कुछ कि कहीं थोड़ा गए अटैक किया लेकिन आगे तरक्की नहीं हुई तो रुक गए। तो उनको फुल फ्लेजेड अटैक आप नहीं कह सकते हो, लेकिन जो फुल फ्लेजेड प्लान्ड अटैक जिसके ऊपर पूरा प्लानिंग करके और उसको 2 या 3 तरफ से हमला करके इसको एग्जीक्यूट किया गया, वो 2 राजरिफ ने किया। और उनको जब उसके ऊपर विजय मिली तो एक तरीके से हमारी जीत की सुनामी शुरू हो गई। तो टोलो लिंक की विक्ट्री के बाद में अभी तक तो जवान को भी लगता था या सिपाही को भी लगता था कि हम क्या पता इसको कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन टोलो लिंक के बाद में उसके बाद में तो कॉन्फिडेंस की सीमा ही नहीं थी। और एक के बाद एक फिर तो ताश के पत्तों की तरह उनके वो गिरते गए। हाँ, हमारा नुकसान बहुत हुआ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल और है मेरा सर कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने कई सैनिकों को खोया है, लेकिन सुना ऐसा जाता है कि उन्होंने कभी सही से संख्या नहीं बताई कि उन्होंने कितने सैनिकों को खोया। आपको क्या लगता है कि इस पूरे जो युद्ध में पाकिस्तान ने कितने सैनिक खोए होंगे? क्या कोई बताएगा कि मेरे सच्चे सैनिक कितने सैनिक खोए हैं सिवाय भारत के? तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक तो डिक्लेयर किया नहीं है, और जो भी डिक्लेयर किया है वो सही नहीं किया है। उन्होंने तो बहुत सी ऐसी चीज़ें करी हैं जो एक फौज नहीं करती है या जो एक देश नहीं करता है। उन्होंने बहुत से ऐसे गलत काम किए हैं जो, तो वो सही ये नंबर भी नहीं बताएंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल एरिना में या उनके मीडिया में या उनकी ऐसी उनके यहाँ से किताबें भी नहीं लिखी गई हैं। जैसे भारत में कारगिल के ऊपर बहुत सारी किताबें, मैं ही 5 किताबें लिख चुका हूँ। तो जितना आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से तो एक तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही ये मानना शुरू किया है कि यहाँ पर हमारे सैनिक नहीं थे बल्कि टेररिस्ट थे। सो वो उन्होंने जो भी डिक्लेयर किया है वो फेक है। लेकिन 1700 1800 तो एक फिगर है, एक एस्टिमेटेड फिगर है जिसको हम दे सकते हैं और कह सकते हैं। और शायद पाकिस्तान ने भी उसको माना है। हम तो 5000 भी मानते हैं लेकिन शायद कुछ उसमें अतिशयोक्ति भी होगी। जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एक बात ऐसी सुनी जाती है कि पाकिस्तान के जो बचे हुए सैनिक जो थे
वो अपने जो ऑफिसर्स और सैनिक जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। आखिर ऐसी कितनी लाशें वो यहाँ छोड़ कर गए और उनका क्रिमिनेशन कैसे हुआ है? बड़ी अच्छी बात आपने मुझसे पूछी है। एक्चुअली मैं इससे ही मिलती जुलती एक बात बताता हूँ। जब पाकिस्तान के सैनिकों को हमने पकड़ा, हाँ जी। जैसे कि इनायत अली का नाम शायद आपने सुना होगा, जिसको हमने पकड़ा था, तो उसने सिगरेट मांगी कि मुझे सिगरेट दो, अच्छा। और उसने कहा कि मैं तो खुश हूँ कि मैं आज भारत की सेना में, अब मुझे कम से कम खाने पीने को तो मिल जाएगा, भारत की सेना मुझे जो है अच्छे से रखेगी। ये बातें शायद कहीं नहीं होगी, हाँ। आपसे ही सुनने को मिल रही है। उसको इतना विश्वास था, और उस टाइम के मीडिया की आप अगर उसमें पढ़े भी, तो वो भारतीय सेना के प्रति बहुत ही उसके अच्छे विचार थे। ओके। यहाँ तक कि आपने जो ये शेरशाह नाम से या शहनशाह नाम से जो पिक्चर देखी है, विक्रम बत्रा वाली, उसमें जो पाकिस्तान की सेना का जेसीओ था, जिसने उनसे कहा था कि शहनशाह आ तो गए और वापस नहीं जा पाओगे। इनका नाम शहनशाह वैसे नहीं रखा गया था, उसने ऐसे ही बोला कि शहनशाह आ तो गए हो, आप वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन जब बाद में वही जेसीओ पाकिस्तान का वहाँ पर शहीद हुआ उनकी तरफ से, देखिए हम हिंदुस्तानी सैनिक हैं तो हम उन्हें भी शहीद ही बोलते हैं, वो भी अपने देश के लिए शहीद हुए, हम भी अपने देश, हम किसी की बुराई नहीं करते। तो उसने अपनी जेब में एक लेटर रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा अंतिम संस्कार, उनकी भाषा में, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, अंतिम संस्कार मेरा या मुझे दफनाया जाए बनिहाल में। बनिहाल जो कि श्रीनगर के रास्ते में है, क्योंकि वो वहाँ का रहने वाला था। तो इतनी श्रद्धा भारत वालों की सेना के प्रति पाकिस्तानी सैनिकों में थी। मैं एक और आपको छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा वो करते आए हैं और क्यों करते हैं, और इसका असर क्या होता है उनकी सेना के ऊपर। जब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग कारगिल में हुई, तो 1975-76 में, तो पाकिस्तानी सैनिकों का एक पोस्ट हमसे बिल्कुल पास में था कि आप आवाज़ लगाओ तो बातचीत हो सकती थी। तो वहाँ उनका एक सैनिक जो ड्यूटी पर था, जो दिन रात खड़ा ही रहता है सीमा के ऊपर, तो उसने सलूट किया मुझे। जब मैं नया नया वहाँ पहुँचा, मैं भी हतप्रद हो गया। उसने जय हिंद तो नहीं कहा, लेकिन उसने सलूट किया और बोला, साहब ठंड लग रही है तो आप हमको एक जर्सी दिलवा दीजिए। वो मैं बात कभी नहीं भूल सकता। मैंने कहा, नहीं दिलवा तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे अफसर से मांगो, मैं तो भारत सेना का अफसर हूं। उसने कहा कि नहीं साहब, हमारे अफसर तो आता ही नहीं है, घोड़े पर चढ़ के आते हैं, नीचे तक आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा अपने सैनिकों के प्रति बर्ताव अफसरों का, और अपने सैनिकों की लाशें छोड़ के चले जाना और कहना ये पाकिस्तानी सैनिक हैं ही नहीं। अरे उसने अपने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया और आप उसकी लाश को छोड़ के चले जा रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ी नालायकी है, ये तो सबसे बड़ी एक उनकी बेइज्जती है। सो पाकिस्तानियों ने ये किया, और मेरे ख्याल में 289 और 290 या 300 के आसपास तो हम ही लोगों ने उनको बरी किया। उनके लिए क्योंकि ये सुन्नी सैनिक थे, और कारगिल क्षेत्र में सिर्फ सिया मुसलमान हैं, तो हमें उनको लाना पड़ा आसपास से किसी मौलवी को पकड़ के, और उनका बाकायदा गड्ढा खोद के उनको दफनाने के लिए फातिहा पढ़ के
उनके ऊपर एक चादर, यानी कि एक जैसे हम पूरे तौर तरीके से उनके सैनिकों का सम्मान के साथ, आखिरकार मृत सैनिक चाहे पाकिस्तान का हो चाहे हमारी सेना का हो, वो एक इंसान के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है और उसके अंतिम संस्कार को उसी तरीके से किया जाता है। ये हमने भारतीय सेना ने किया। तो भारत की सेना जो है वो अपने सैनिक धर्म को नहीं छोड़ती है। जो पाकिस्तान की सेना ने अपने सैनिक धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने तो हमारी लाश, जैसे कैप्टन कालिया की लाश को उन्होंने कितनी बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के हमारे सैनिक को, तो वो आज भी हमें किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम मैं वहीं था और पाकिस्तान के लोग बाग हमारे रेडियो सेट पर आकर गालियां सुनाते थे कि अब हम उनकी उंगलियां तोड़ रहे हैं और अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। यानी कि खून खौल उठता था। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे बस के बाहर हैं, जिनको हम तुरंत अपने मनमानी नहीं कर सकते, तो हमें सहना पड़ा और बाद में जो हुआ वो सबको पता है। लेकिन भारत की सेना अपना धर्म पूरा करती है और अपना अधिकार पूरा ले लेती है, जैसा कि कारगिल में हुआ। जीत कर, बिल्कुल। सर, आपने उस टाइम एज अ ऑपरेशनल हेड सब कुछ देखा है, सेना देखी है, उस समय की भारतीय सेना, और आप आज की भारतीय सेना देख रहे हैं, उसमें आपको क्या फ़र्क लगता है? फ़र्क तो बहुत है और होना भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी सेना जो अब से 500 साल पहले थी और जो 400 साल पहले थी, या जो 50 साल पहले थी, या जो उस 25 साल पहले थी जब कारगिल हुआ, उसमें फ़र्क तो आएगा ही। यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आपकी नई आएंगी, जैसे कि हथियार नए होंगे, ट्रेनिंग का तरीका नया होगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग का तरीका नया होगा, और इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं नए। इक्विपमेंट भी नया होगा, और बहुत सारी ट्रेनिंग में नई नई बातें भी उसमें ट्रेनिंग में होंगी। तो भारतीय सेना आज की डेट में वो सेना नहीं है जो अब से 25 साल पहले थी या 50 साल पहले थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय बेकार थी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि हर सेना अपने आप को पहले से बेहतर हर अगले साल में करने के लिए कोशिशें करती है। तो आज की डेट में हमारी भारतीय सेना जैसे उस समय थी, उस टाइम के लिहाज से भी, कारगिल के समय में भी सबसे सर्वोपरि थी, आज भी है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हमारा इतिहास है और जो हमारे भारत में सेना में जो लोग बाग जाते हैं वो सबसे आगे हैं। बिल्कुल सर। और मुझे पूरा यकीन है, अगर आप एक सही मायने में कंपटीशन हो इंटरनेशनल, तो शायद जैसे ओलंपिक्स में तक गोल्ड मेडल मिलता है, भारतीय सेना को गोल्ड मेडल मिलेगा। तो हमारी सेना आज की डेट में पूरी तरीके से तैयार है, सक्षम है, हर तरीके से चाक चौबंद है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस प्रिपरेशन को देखकर कोई दुश्मन हमारे ऊपर जैसे पहले आंख उठाया था, आंख उठाने से पहले घबराएगा। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि 25 साल पहले हुए कारगिल की लड़ाई से कोई ऐसी सीख है जो आप देना चाहते हो नौजवानों को? हाँ, नौजवानों को तो दूंगा ही, क्योंकि नौजवान ही इस देश का भविष्य है। पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लड़ाई में, जो कारगिल से हमें एक बड़ी सीख मिली कि अगर आप अपने सैनिकों को भेजते हैं तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा उनको उस माहौल में ढालने का, समझने का मौका, प्लानिंग करने का टाइम। क्योंकि कोई भी लड़ाई जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी आप, उतनी ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे।
तो क्योंकि मीडिया में आ गया, चारों तरफ हल्ला मच गया कि हमारे ऊपर वो बैठे हुए हैं और चलो तुरंत पहुंचो, झगड़ा करो, चढ़ जाओ और पाकिस्तानियों को पीछे पछेड़ दो। ये जो यूफोरिया है, ये हमारे जो समाज में है वो यूफोरिया नहीं होना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखो, भरोसा रखो। आपकी फ़ौज आपके साथ है और मालूम है कि आपकी फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है, तो वो ये फ़ौज आपको आगे सक्सेस ज़रूर देगी। शायद समय लगे, थोड़ा समय लगे, तो सबसे बड़ी सीख तो ये है। दूसरी, आपने पूछा कि जवानों को या हमारे नौजवानों को आप क्या उदाहरण, आप क्या सीख देना चाहेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं जब स्कूल में था तो एक आर्मी ऑफिसर आके उन्होंने एक कोई भाषण दिया था और उनको देखकर, मैं 10वीं 11वीं क्लास में होऊंगा, मैंने सोच लिया कि मुझे फ़ौज में ही जाना है। टॉपर था, आईआईटी में भी आ गया, हर जगह से मेरा 3-4 आईआईटी से मेरा कॉल भी आ गई, यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई, लेकिन मैं वो सब कुछ छोड़ के एनडीए ज्वाइन कर लिया। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसा कहाँ ज़्यादा मिलेगा, या सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि ये तो सिर्फ 4 साल की नौकरी है। अब काम तो शुरू करो। आपको एक मौका मिल रहा है देश की सेवा करने का। मैंने तो कारगिल में मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन जब कारगिल शुरू हुआ तो मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल करी, अपनी वाइफ को कॉल किया और मैंने कहा कि नहीं, मैं छुट्टी पे नहीं आ रहा हूँ और मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ कारगिल में जाने के लिए। यहाँ तक कि जनरल साहब भी नाराज़ हो गए, बोले अरे तुम कैसे भाई, वहाँ क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा उसके बाद। और वो मैं कहानियाँ 5 किताबों में लिख चुका हूँ। तो मैंने अपना वायदा पूरा किया है। तो मैं हर जगह गया और मैंने सब जगह कारगिल के बारे में लिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है, उस मौके को आप गंवा रहे हो। चाहे आपको 1 साल का भी मौका मिले ना, आपको सिर्फ यही कहें कि जाओ फौज में, क्या कहते हैं, आपको 1 महीने के लिए कारगिल में चढ़ जाओ, तो क्यों नहीं चढ़ते हो। पैसा कमाने के लिए तो जिंदगी बड़ी है। एक कारगिल के समय एक लड़की ने लेटर लिखा था, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कारगिल विक्ट्री में, कारगिल विजय में, कि मैं वैसे तो बहुत दुबली पतली हूँ, लेकिन शायद मेरा शरीर के टुकड़े काट के ही आप पाकिस्तानियों के रास्ते में डाल दो तो वो काम भी आ जाए, तो मेरे लिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस लड़की ने, इस बच्चे ने लिखा होगा। तो ऐसी बातें कारगिल के लिए या फौज के लिए, नौजवान के लिए आप जो संदेश देना चाहती हैं, मेरा संदेश है, जो मौका मिल रहा है ले लो। भविष्य का किसी को पता नहीं है आप कहाँ पहुंचोगे। शायद अग्निवीर ही है, हो सकता है आर्मी चीफ बने, सीडीएस बने, तो मौका तो लो, देश की सेवा करो। कम से कम आपको देश की सेवा करने का मौका तो मिलेगा। तो शायद मेरी इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। बिल्कुल सर, आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी। शायद मैंने भी ऐसी बातें नहीं सुनी थी, मैंने पहली बार आपसे सुनी है। ये सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसी और भी जानकारी के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।